क्या बाहर वालों को पता लग गया कि अगली क्लास शुरू हो गई है? वो पिछले मामलात सही हो गए, बाहर किताब वगैरह वाले जो थे ठीक हो गया। तो ये तो बहरी जहाज इस साइड भी डूब जाएगा। ये है ना, इस तरफ थोड़े से लोग और सारे लोग इस तरफ आके बैठ गए। उन्होंने कहा यहाँ बोर्ड ज़्यादा लिखा हुआ है, यहाँ ज़्यादा बातें ना यहाँ लिखी हुई आएंगी, तो ये वाली साइड ज़्यादा अहम है। या मिक्स चला जा सकता है। मेरा एक सवाल है, आप में से कोई सी लॉ पहली दफ़ा तो नहीं पढ़ रहा? तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी हमारे पास हुआ है जो सी लॉ पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप वो लोग हैं जिन्होंने ग्रुप ए और बी के दरमियान अभी आप थे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, एक दफ़ा कंफर्म हो जाए कि हम ग्रुप बी में आ गए या नहीं आ गए। और सबने बताया होगा कि ग्रुप बी के किसी भी सब्जेक्ट को छेड़ के जाना है तो सी लॉ है। क्या होता है ना कि ये तो मतलब ग्रुप बी में जाके अगर कहीं भी एक वारदात करके आनी है ना भाई, वो एक जंगल है, जंगल में जाके सबसे आसान शिकार किसका है? वो जो शुरू में खरगोश है। आगे जाएंगे तो भेड़िए भी मिलेंगे, शेर भी मिलेंगे। तो वो ग्रुप बी के बारे में कहा जाता है कि सी लॉ को बस जाके छेड़ो, सुकून ही सुकून है। पिछली 2 अटेम्प्ट्स में सी लॉ का रिजल्ट ग्रुप बी में सबसे गंदा आया। पिछले से पिछली अटेम्प्ट में सी लॉ का रिजल्ट सारे पेपरों में सबसे गंदा आया। तो सी लॉ सीम्स टू बी एन ईजी पेपर, बट प्रैक्टिकल रियलिटी थोड़ी सी फर्क है। मैं अक्सर कहता हूँ ये इतना आसान है कि फेल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें जो है ना वो एक अप्रोच डेवलप करनी होगी कि क्या है और किस तरह से। क्योंकि लोग बिगनर हैं तो हमें ज़ीरो से पढ़ना है, और अगर बिगनर नहीं भी होते तो भी हमने ज़ीरो से पढ़ना था। बट कोई ऐसा तो नहीं जिसने FR1 ना पढ़ी हुई हो अभी तक, नहीं है। इसका मतलब है मैं ये अजम्पशन ले सकता हूँ कि वर्ड प्रेफरेंशियल आएगा तो आप लोगों को अजीब सा नहीं लगेगा। अगर मैं ऑथराइज कैपिटल बोलूँगा तो आप घबरा नहीं जाएंगे। अगर मैं कंपनी बोलूँगा तो आपको पता होगा कि कंपनी किसे कहते हैं। माइक भी जो है ना फुल वेरिएशन दे रहा है साउंड की। अगर मैं पूछूंगा कंपनी किसे कहते हैं तो कंपनी भी आपको पता होगा। ज़्यादा गूंज रही है ना? पिछली क्लास में भी हटा दिया था, उसके बाद गला बिल्कुल ही बैठा हुआ है। ये दिन की 7वीं क्लास होती है। खैर है, कोई बात नहीं, अभी तो जवान है। दूध से आप पी के जो है वो क्लासें वो कर लेंगे, फिर अगले वीकेंड पे जो है वो आने वाले वीकेंड पे ऑगमेंटन का कोर्स कर लेंगे। अब आवाज़ की पिच बढ़ाता हूँ। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है एंड पे? ठीक है, और ये कैमरे वालों को भी आवाज़ आ रही है? डन। अब आपकी खुशनसीबी कहें या बदनसीबी, फिज़िकल क्लासेस में ये मेरी दिन की आखिरी क्लास है। इसके बाद मेरी ऑनलाइन क्लास है, वो 7 बजे के करीब होती है। वो ऐसी क्लास है जो थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती है। तो जब दिन की आखिरी क्लास है तो जो सारा जोश और जज्बा है वो इस पे निकलना है। एक ज़माने में फ्रंट ऑफिस में मशहूर होता था, मेरे पोस्ट रिजल्ट का एक बैच होता था दोपहर में और एक होता था रात में। तो मशहूर था कि आब्दी साहब की जो दिन की आखिरी क्लास है ना, उसमें तो वो बहुत मूड में होते हैं, उसमें तो जो है ना वो आग लगा रहे होते हैं। तो वो जब आखिरी क्लास है और लिमिटलेस और पता है बस ये आखिरी है, अब जो एनर्जी बच गई है यहीं पे सारी आनी है, तो फिर मज़ा भी आएगा। अच्छा, ऊपर से हम लोग ना मार्केटिंग में भी बड़े माठे हैं। अब मेरे स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आया इसी पेपर में, कमती लॉ में, और मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर दिया कि बाहर लगा दिया जी मुबारक को, बच्चा बड़ा अच्छा था उसने मेरिट सर्टिफिकेट ले लिया। वरना मतलब इसकी बड़े वो ढोल बजाए जाते हैं, इस पर बड़ा शोर शराबा मचाया जाता है, और इसमें एडमिशन के साथ साथ कहा जाता है कि ये है वो अवार्ड विनिंग कोर्स जिसके अंदर मेरिट सर्टिफिकेट आया था, और ये बच्चा इस सब्जेक्ट में इस टीचर से पढ़ के अगर ये सब कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं, आप सब ये मेरिट सर्टिफिकेट ले सकते हो सारा। तो वो हमने बेचारे सी लॉ को दिया भी दिन का सबसे एंड वाला टाइम, क्योंकि मैंने कहा ये ज़रा सीनियर पेपर है, मेरे पास 2 ऑप्शन थी, बी लॉ और सी लॉ, दोनों का पोस्ट देना था, और टाइम 4:45 से आगे का था। तो सोचा बी लॉ के ज़रा बिगनर बच्चे हैं और सी लॉ में ज़रा मैच्योर बच्चे आएंगे। इवन अब मुझे फैसले पे खुशी हो रही है क्योंकि बी लॉ में क्लास में तकरीबन 6 रोज़ पे ख़वातीन बैठी हुई थी, 5 रोज़ पे। तो अच्छा हुआ कि उन लोगों को जो है वो हमने इतना लेट आवर्स का नहीं किया। और यहाँ पे फिर इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फर्म में आर्टिकल शुरू कर लेते हैं,
और आर्टिकल्स बैचलर्स की बेस पर आर्टिकल शुरू कर लेते हैं और उसके बाद उनको दिन में कोई बैचेस, सारे बैचेस दिन में मिल रहे होते हैं, रात का कोई बैच नहीं मिलता। तो इस बैच को हम तकरीबन शाम का बैच कह सकते हैं, ऐसा बैच जो कि फर्म वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसको साथ साथ लेके चल सकते हैं। तो क्या सुना है सीलो के बारे में? आसान है, बहुत आसान है, छोटा सा सिलेबस है, छोटा तो सिलेबस है, ये 8 पेपरों में सबसे छोटा है, ये बीलो से भी छोटा है। और बीलो में फिर भी ना हर लाइन में गहराई होती थी कि इस लाइन का मतलब ये, वहाँ एक ही सफ़े को पढ़ने में कई दफ़ा 3 दिन लग जाते थे, यहाँ एक दिन में 2 सफ़े पढ़े जा रहे होंगे। एक फॉर एग्जांपल लिस्ट दी हुई है कि डायरेक्टर की रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, तो 1.5 सफ़े तक वो लिस्ट ही चलती रहती है, जिस 1.5 सफ़े को बाद में क्रैम करना होता है। तो सीलो के बारे में थोड़ा सा जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सीलो के लिए नए हैं तो आज हम देखते हैं कि हमारा क्या टारगेट है। बुक्स के ऊपर बात होगी, इश्यूज पे बात होगी, पेपर के पैटर्न पे बात होगी, फिर रीसेंट चेंजेस आई कि अपने बुक में क्या किए हैं उसके ऊपर भी बात होगी। एक बहुत बड़ी मिथ इस वक्त मार्केट में चल रही है कि सीलो तो रिवाइज हो गया सारा का सारा। असल में चूंकि सीलो में चेंज नहीं आई थी तो फिर कॉलेजेस ने सोचा कि ये दोबारा कौन पढ़ेगा, तो आई कि अपने अपनी किताब में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की थी, तो उसको इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई कि वो सीलो में तो इतनी चेंज आ गई, अब इसकी दोबारा क्लासें ना ली तो तबाह और बर्बाद हो जाओगे। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आज आपका पहला दिन है। अगर आप जाते हुए ये बात सुन के कि कोई चेंज नहीं आई है, आप अपना एडमिशन ख़त्म कर देंगे तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चलता। पिछले सेशन के एंड के करीब आई कि अपने एग्जामिनेशन गाइडेंस दी थी, जिसमें उसने पिछले सेशन के सिलेबस में थोड़ी सी चेंजेस की थी। उन्होंने कहा था ये 2-3 सेक्शन अब आपने जोड़ के पढ़ने हैं। टीचर्स ने वो अपनी अपनी किताबों में इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो इस सेशन में देयर इज जीरो चेंज, पूरी जीरो शायद मुनासिब नहीं है, 0.1% चेंज। पूरी किताब में सिर्फ एक लाइन ऐड हुई है। चैप्टर 1 में सब्सिडरी कंपनी के अंदर एक लेयर का कॉन्सेप्ट है जो एक लाइन का ऐड हुआ है बस। अब वो कॉन्सेप्ट टीचर पहले भी पढ़ाते होते थे, जब बता रहे होते थे तो कहते थे कि इसको लेयर कह देते हैं, लेकिन आईकेएफ की किताब में नहीं लिखा होता था तब तक। तो पूरे लॉ में सिर्फ एक लाइन ऐड हुई है। कुछ और चेंजेस जो हुई हैं 3-4 सेक्शन में, वो चेंजेस हैं जो पिछले सेशन में आईकेएफ ने पिछले सेशन के सिलेबस में ही कर दी थी। तो इस सेशन आईकेएफ ने अपनी किताब में क्या किया, वो जो पिछले सेशन के एंड पे अनाउंस की थी वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी। उनकी अपने कुछ एग्जाम्पल्स में एरर थे वो ठीक कर दिए, कुछ पास पेपर्स नए ऐड किए, कुछ की तरतीब आगे पीछे कर दी। तो सिलेबस में इस टाइम पे सिर्फ एक लाइन की चेंज है, और अगर आपने पिछली दफ़ा का वो फॉलो नहीं किया हुआ तो वो मुश्किल से 3-4 चीज़ों का चेंज। अब आप अगर पढ़ी पहली दफ़ा रहे हैं तो मैं नॉर्मली मानता हूँ कि एक स्टूडेंट जो पहली दफ़ा किताब पढ़ रहा है ना, उसका ये सवाल ही बड़ा अजीब सा होता है कि जी इसमें बताएं चेंज क्या आई है। अगर उसको पता ही नहीं है कि क्या था पहले, तो वो जो पढ़ रहा है वो चेंज हुआ हुआ पढ़ रहा है, तो बेसिकली उसके लिए वही फ्रेश चीज़ है, उसको उसके लिए चेंज मैटर ही नहीं करती, कोई चेंज नहीं आई। तो अगर आप पहली दफ़ा लॉ पढ़ रहे हैं तो सीलो में कोई चेंज नहीं है, आपको जो किताब मिलेगी वो लेटेस्ट सिलेबस के मुताबिक है। अगर आप सीलो को रीटेक कर रहे हैं तो यस, सिलेबस में पिछले सेशन के एंड पे चेंजेस आई थी, अगर आपने वो ट्रैक की हुई हैं तो एक लाइन की चेंज है चैप्टर 1 में होल्डिंग सब्सिडी के कॉन्सेप्ट में। और अगर आपने वो चेंजेस ट्रैक नहीं की थी तो सिलेबस में जब वो वाली चीज़ें जगह आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वो चीज़ है जो पहले नहीं होती थी, अब आ गई है। डन। सिलेबस पे बात करते हैं। कंपनी लॉ के साथ मेन इश्यूज क्या हैं? ये तो सबने सुना है कि मज़ेदार पेपर है, आसान पेपर है। ये फेल क्यों हो जाता होगा? ये आसान है तो इसमें 70% रिजल्ट क्यों नहीं आता? कॉस्ट अकाउंटिंग में 55-50% आ जाता रिजल्ट, तो इसमें 70 कॉस्ट अकाउंटिंग फिर मुश्किल पेपर है, इसमें 70-75-80% आना चाहिए रिजल्ट, इसमें क्यों नहीं आता अच्छा रिजल्ट? जी, कॉस्ट में रिपीटर ज़्यादा होते हैं, तो रिपीटर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन में वो लोग बढ़ जाते हैं। अच्छा, कॉस्ट ग्रुप ए में जी ठीक है, वो मतलब ये एक अलग बात है कि रिपीटर ज़्यादा तब होंगे जब पिछली दफ़ा गंदा रिजल्ट ज़्यादा आया होगा। तो कॉस्ट में रिपीटर होंगे कुछ, और एक पीछे से नया वॉल्यूम आ रहा होगा। सीलो में नया वॉल्यूम कितना आ रहा होगा? वो जो ग्रुप ए से निकले होंगे, और ग्रुप ए से निकलने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो सीलो में इन्होंने कहा कि एक चीज़ ये कि सीलो में रिपीटर ज़्यादा नहीं होता, तो चूंकि नए बच्चे होते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, चूंकि नए बच्चे तो दे आर डेस्टिन्ड टू बी फेल्ड।
उनके तो किस्मत में है कि उन्होंने फेल होना है, और जो रिपीटर है उसने पास होना है। नहीं, मेजॉरिटी इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेती है जो पढ़ के कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी फेल हो रहे होते हैं, ज़्यादा इजी ले जाते हैं। एक रीज़न ये हो सकती है, इसमें रट्टा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रट्टा है, ज़रूरत से ज़्यादा रट्टा है। बीलो के अंदर बीच में कुछ कुछ डेफिनेशंस आती थी, यहाँ पूरे पूरे सफ़े याद करने पड़ते हैं। और जी, इसमें रिक्वायरमेंट कई दफ़ा सवाल की समझ नहीं आती, टॉपिक याद किया होता है, सवाल अजीब सा आता है। असल में आईकेप को ये डिसीजन लेने के बाद के सीलो उन्होंने ग्रुप बी में डाल दिया, वो उस वक्त से शर्मिंदा है, वो परेशान है। ये इतने तगड़े पेपरों के दरमियान में सजा हुआ है, एक तरफ ऑडिट है, एक तरफ एमएफए है, एक तरफ एफआर2 है, तो इसके पड़ोसी बड़े भारी हैं, और उन पड़ोसियों की वजह से अगर आपने ग्रुप बी उठाया हुआ है तो सीलो गरीब की बारी नहीं आती। तो ये जब उन्होंने ग्रुप बी में डाला और इसका सिलेबस बहुत छोटा था, तो उन्हें लगा कि ये तो फिर सारे बच्चे पास कर लेंगे, तो उस कम सिलेबस में अब वो पेपर काफ़ी टेक्निकल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको टेक्निकली लेके हैंडल कर रहे होते हैं। और कोई मसला कम दिल होगा जो आपने सुना हो, मिस्टर कंप्यूटर से पूछते हैं, हाँ जी, कंसिडर एट इजी गेम। जब इसको आसान गेम समझ लिया जाता है, हम कहते हैं कि ये तो आसान है, मैं नॉर्मली कहता हूँ ये इतना आसान है कि फेल हो जाता है, इतना इजी है, तंग ही नहीं करता। एमएफए में फेल होने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, बहुत रटे मारने पड़ते हैं, बहुत सवाल हाथ से गुजरने पड़ते हैं, तब जाके आप मुश्किल से फेल होते हैं। और सीलो में शोगल मुगल में फेल हो जाता है बंदा, ना पूरा सिलेबस ख़त्म करना पड़ता है, ना लिखना पड़ता है, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। तो ये इतना आसान है कि आसानी से फेल हो जाता है। देन मसला रिटेंशन एंड क्रैमिंग, इसको रिटेन करना, इसको क्रैम करना, ये काफ़ी मुश्किल है। चूँकि सीए में आने के बाद आपने रटे वाला दरवाज़ा बंद कर दिया था, आपने सोचा था ये लॉजिकल पढ़ाई है, मैं आइंदा वो काम नहीं करूँगा जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। आपकी रट्टा मारने की सलाहियत बंद नहीं हुई है, बस जंग लग गया थोड़ा सा, उस जंग को दोबारा से साफ करना है और अब रट्टे की तरफ आना है। लेकिन रट्टा लगाने की कोई प्रोफेशनल अप्रोच देख लेंगे जिससे रट्टा लगाना थोड़ा सा आसान हो जाए। फिर आईकेप का सवाल कैसे करें, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि आईकेप का जब सवाल सामने आता है तो उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, इतना मुश्किल होता है। एक मिथ है कि सीलो के पेपर में सिर्फ सिनेरियोज होते हैं। 41 या 42 नंबर का पिछला पेपर 100% रट्टा था, 100%। उस 41-42 में से अगर 39 नंबर किसी ने नहीं लिए तो बहुत जुल्म किया, और उसके बाद सिर्फ उसने 55-60 नंबर्स में से 11-12 नंबर लेने थे पास होने के लिए। लेकिन वो सिनेरियो बीच बीच में सजे होते हैं और दरमियान में 2-2, 3-3 लाइनों के सवाल आ जाते हैं। तो जो बीच बीच के सजे हुए सिनेरियो होते हैं ना, उनकी वजह से कॉन्फिडेंस ऐसा आउट होता है कि वो जो सीधे सवाल हैं वो भी आउट हो जाते हैं। तो इसमें पेपर आईकेप को कैसे सॉल्व करना है, आईकेप के सवालों को कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर हम एक जंग करेंगे कि रट्टे वाले सवाल को कैसे सॉल्व करना है, लॉजिकल सवाल को कैसे सॉल्व करना है, पेपर में तरतीब क्या होनी चाहिए हमारी, हम उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। शॉर्टकट्स लेक्चर स्टडी, हो सकता है कोई बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी आपको पूरा मैप बना के दिखाए और वो कहे देखो इस चैप्टर में 3 अटेम्प्ट्स में सवाल नहीं आता, 1 अटेम्प्ट में आता है, अगली 3 में नहीं आता, 1 अटेम्प्ट में आता है। तो ये करते 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 अब ये दूसरी वो अटेम्प्ट है जिसमें नहीं आना, और अगली में भी नहीं आना, और उससे आगे वाली में आना है। तो आप ऐसे फिलोसफर के पीछे पढ़ते हैं, आप कहते हैं तो कितना नेक आदमी है, सर ने तो 12 चैप्टर मुझे करार डाले, 12 चैप्टर, इतने ज़्यादा चैप्टर, बीलो के 18 करके आए हुए हैं, लेकिन 12 चैप्टर्स। और उन 12 चैप्टर्स में से भी लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कौन कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, चैप्टर 1 में से इस दफ़ा 4 नंबर का सवाल आया, चैप्टर 2 में से 0 नंबर का सवाल आया, चैप्टर 5 में से 0 नंबर का सवाल आया। इसका ये मतलब नहीं कि 2 और 5 में से सवाल नहीं आते, इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने इस दफ़ा बनाते हुए कुछ तरतीब आगे पीछे की और अगली दफ़ा किसी और चीज़ को टेस्ट करा होगा। और हो सकता है दोबारा से चैप्टर 1 से सवाल बनाए और 2 से ना बनाए, हो सकता है अगली बार चैप्टर 5 से सारे सवाल बना दे,
उसने एक जोन रखा हुआ है कि ये जोन और जोन में से मैंने इतने नंबर पूछने हैं, और सम टाइम वो जोन को भी आगे पीछे कर देता है जब उसे अंदाजा हो रहा होता है कि पेपर में ज़्यादा इजी ना सेट हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि ये ग्रुप बी लेवल का बच्चा है तो यहाँ कैलिबर वो आपका हाई मानता है, आपको ग्रुप ए का इंसान नहीं मानता, वो आपको ग्रुप बी का स्टूडेंट मानता है। तो इसमें अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर रख के हमने चलना है। फिर प्रॉब्लम क्या है, हैवी नेबर्स, के पड़ोसी बड़े भारी हैं और सारे लिखने वाले हैं। जब आपको FR1 और बीलो इकट्ठे मिला तो FR1 को आपने बहुत अदब एहतराम से सर पे बिठाया और बीला बेचारा साइड पे कहीं बैठा रो रहा होता था कि मेरी बारी नहीं आती। जब आपको सीलो के साथ दो न्यूमेरिकल मिलते हैं ना, सीलो का टिपिकल कॉम्बिनेशन क्या है, अगर आप ग्रुप ए और बी के दरमियान है तो सीलो के एक तरफ FR2 और एक तरफ कॉस्ट, नॉर्मली ये दो पेपर लोग उठाते हैं सीलो के साथ। नहीं तो एक कॉम्बिनेशन ये होता है कि MFA FR2 के साथ सीलो आ रहा होता है। ये जितने भी कॉम्बिनेशन है सीलो के पड़ोसी हमेशा भारी होते हैं। कैफ 3, कैफ 5, 6, 7, 8, इन 5 पेपरों के बीच में कहीं ना कहीं अकेला कमतीलो लाइट है, बाकी सारे भारी हैं। तो सीलो को हमेशा मुश्किल पड़ोसी मिलते हैं और आप हमेशा उन पड़ोसियों के जो है वो हुकूक पूरे करते रह जाते हैं और सीलो जो है वो उसको टाइम नहीं मिलता। हालांकि इसको सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए, हल्का सा टाइम दे देंगे पेपर पास कर जाता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, सिलेबस को समझते हैं। जिस सिलेबस को देख के दिल खराब होता है, नीयत खराब होती है कि क्या करें, किस तरह से करें। सिलेबस में है हमारे 5 एरियाज। पहला एरिया 1 to 5, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5। 15 से 20 नंबर का एरिया है ICAP के मुताबिक। अभी तक ऐसा चल रहा था कि उसने 15 से 20 पूछा था, 15 से 20 पूछा था, लेकिन रिसेंट अटेम्प्ट में उसे लगा कि मैं खामखा इस एरिया में से ज़्यादा पूछ रहा हूँ, उसने वेटेज किसी और तरह ज़्यादा शिफ्ट कर दी। तो सीलो में अभी तक हमें एक बेमानी नज़र आई है, वो ये है कि ये 15 से 20 के बजाय बहुत ही कम हो गए और ये बिला वजह बढ़ गया। देन चैप्टर 9, 11, तो बड़े मतलब ना चैप्टर्स के नामों में भी बड़ा वो एक कनेक्शन है, एक 1 to 5 है, एक 9, 11 है। इनकी 15 से 20 नंबर की वेटेज है, इनकी भी 15 से 20 नंबर की वेटेज है। आप 3 चैप्टर तैयार करते हैं, आप कहते हैं कितना तैयार हुआ, मैं कहता हूँ 15 से 20। आप कहते हैं चले इस दफ़ा मैं कम चैप्टर तैयार करूंगा, आप 2 तैयार करते हैं, आप कहते हैं कितना, मैं कहूँगा ये भी 15 से 20 हो गया। फिर आप 1 चैप्टर तैयार करते हैं, फिर पूछते हैं कितना, तो इसकी भी उतनी ही वेटेज है, यानी इसकी भी सेम वेटेज है, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20। यहाँ तो टीचिंग आवर्स लिखे हुए। पूछा कितना, 15 से 20 यहाँ था 16, 16, 18, वेल विद इन। 15 से 20 कहा, ये हमारी तरतीब आगे पीछे हुई, 15 से 20 कहा 20, 24, 16। तो 15 से 20 यहाँ कह के वो इस पे कायम रहे, और यहाँ जब उन्होंने 15 से 20 कहा तो एक दफ़ा वो इधर रहे, वरना 20 और 24, यानी कि वो उनको लगता है कि ये एरिया हमने कम एलोकेट कर दिया, इसके नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे। फिर उनके आते हैं 2 बड़े एरियाज, 20 से 25 नंबर का और 20 से 30 नंबर का। 20 से 30 नंबर का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर आता है चैप्टर 6, 7 और 10, 4-4 सफ़े के 3 चैप्टर्स। इस पूरे पेपर में जब वो टेक्निकल होने की ख्वाहिश करता है तो वो इस वाले जोन में टेक्निकल हो जाता है। चैप्टर 10 उसे बहुत पसंद है टेक्निकल सवालों के लिए, जो देखने में एक सीधा चैप्टर है लेकिन उसके अंदर से बहुत सारे हैवी मतलब निकल आते हैं। देन मीटिंग प्रोसीडिंग, डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव, मज़ेदार पोर्शन है लेकिन इसमें थोड़ी क्रैमिंग भी करनी पड़ती है। 3, 4 और 8 ये 3 चैप्टर्स हैं, ये ICAP ने रखे हुए हैं 20 से 30 नंबर के लिए। तो सिलेबस इस तरह से उसने स्प्रेड किया हुआ है कि 12 चैप्टर्स हैं और 5 जोन बनाए हुए हैं। इवन बीलो के अंदर जोन 4 थे 18 चैप्टर्स के साथ, तो यहाँ 12 चैप्टर्स के साथ उसने 5 जोन बनाए हैं ताकि कहीं भी स्टूडेंट सिलेक्टिव स्टडी के बारे में ना सोचे और वो स्प्रेड करके सवाल पूछ रहे हो। डन। पेपर का पैटर्न क्या है, अगर आपने बीलो दिया हुआ है तो आपको समझाना आसान है, वैसा ही है। 15 नंबर के MCQs, 85 सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव की डिवीजन 40% क्रैमिंग बेस्ड और 60% लॉजिकल।
यानी 40% सीधे सीधे और 60% में आपने सिनेरियोस को देखने और उसके मुताबिक। ये कहते हैं कि मैक्सिमम जो वेटेज होगी किसी भी सवाल की वो 8 नंबर की होगी, लेकिन कॉमनली बड़ा सवाल होता है 6 नंबर का। कुछ पुराने सवालों में ज़्यादा नंबर होते थे, अब वो छोटे छोटे सवालों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है और वो उसमें बना लेते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, वो 2 चैप्टर्स को मिक्स करके सवाल बना लेते हैं तो वो 10 पे भी चला जाता है। लेकिन चूंकि मिक्सिंग होती है तो कोई भी पार्ट 8 नंबर से ऊपर नहीं जा रहा होता। बुक्स कौन सी फॉलो की जाए? अगर आपने बी लॉ में एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लिया हुआ है तो फिर सी लॉ में बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप आराम से जो नोट्स वाली किताब है उसको यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है बिजनेस लॉ में आपने तजर्बा किया हो कि नहीं मैं एक दफ़ा आईकेप की किताब देखूं, फिर आईकेप की किताब देखी हो, फिर आईकेप अपने सेशन के बीच में कहो कि इसमें ये एरर है, फिर आपने वो ठीक किया हो और आखिरी महीने में पहुंचने पे आपके किसी दोस्त ने कहो लो क्या करते रह गए हो, वो सारी बातें तो दूसरी किताबों में भी लिखी हुई हैं और आपके हाथ में फिर किसी टीचर के नोट्स थमा दी हो। तो आप पहले दिन ये डिसीजन ले सकते हैं, आप आईकेप की किताब की तरफ जाना चाहें वो भी आपकी मर्जी है, जो मेरे नोट्स हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप दोनों तरफ जा सकते हैं। तो इसमें कमती लॉ में डीजी जो किताब है जिसमें आईकेप की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और शॉर्ट नोट्स पैटर्न पे लिखी हुई होती हैं। शॉर्ट नोट्स पैटर्न का ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ें शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट नोट्स पैटर्न का मतलब ये है कि वहाँ अगर पैराग्राफ में लिखा है तो यहाँ बुलेट्स में लिखा हुआ होता है, यहाँ पे उसका कोई इस तरह की तरतीब बना दी होती है कि उसको क्रैम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसमें वो बुक प्लस उसके साथ पास्ट पेपर्स आप यूज़ कर सकते हैं, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस। तो यहाँ पता नहीं आपने नोट किया या नहीं किया, जो हमारा जितनी भी जहाँ जहाँ पे प्राइस लिखी हुई थी इतनी प्राइस है वहाँ लिखा हुआ था फलाना प्लस फलाना प्लस फलाना। तो स्टडी मटेरियल तीनों जगह लिखा हुआ था। तो आपने सोचा होगा हाँ स्टडी मटेरियल क्लास में कोई हैंडआउट वगैरह इस तरह से मिलते होंगे, हम आपको किताबें पास्ट पेपर्स की भी और नोट्स वाली भी हमारी तरफ से मिलेंगी। यानी आपको किताब नहीं खरीदनी, आपको किताब हम दे रहे होंगे और उस किताब में आईकेप की किताब सॉफ्ट में आपके पास मौजूद होगी। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं उसे पढ़ने की आप पढ़ लें। आप अगर उसको अपने साथ रखना चाहते हैं वजन के लिए कि ठीक है जी ये किताब है, ये मैंने रखी हुई और मैं इसको ज़रूर डेली देखता हूँ, तो आप ये फोटो कॉपियर को जाके वो सॉफ्ट कॉपी फॉरवर्ड करके कह सकते हैं ये आईकेप की कमती लॉ की किताब है, मुझे इसकी फ़ोटो कॉपी कर दें। वो फ़ोटो कॉपी के रेट पे आपको उससे प्रिंट निकाल देगा, आप उसको बाइंड करके अपने पास रख देंगे घर वालों को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरी किताब पतली होगी, ये वाली किताब मोटी होगी थोड़ी सी। तो बुक्स कोई भी फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। अगर मेरी सुनना चाहें तो पहले दिन से ही नोट्स को फॉलो कर लें, बजाय इसके कि आप आखिरी दिन तक कंपैरिजन करते हैं और फिर सोचेंगे हाँ ठीक है सारी बातें लिखी हुई तो हैं इसमें। तो आप डायरेक्टली वो नोट्स वाली किताब को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट रिजल्ट में आए हैं तो फिर इसमें ज़रूरी होता है कि टीचर को थोड़ा ज़्यादा फॉलो करें। प्री में ना हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है मस्तियाँ करने का, पोस्ट में उतना टाइम नहीं है हमारे पास। डिफरेंट टिप्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, करना क्या है? करना ये है कि हमने पहले डेली पढ़ना है और अच्छा खासा पढ़ना है। हमारे पास तकरीबन 65 वर्किंग डेज है, 65, और बहुत होते हैं ये। इतने अरसे में तो अगर मूड में हो तो 2 दफ़ा सी लो हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम इंशाल्लाह एक दफ़ा ही सी लो करेंगे, लेकिन इसकी रिवीजन रखेंगे, एक दफ़ा क्विकली रिवाइज करेंगे। टाइम हुआ तो क्लास में कर लेंगे, अगर चीज़ें बहुत आगे चली गई तो आपको पोर्टल पे अवेलेबल कर देंगे, व्हाट्सएप पे अवेलेबल कर देंगे 5 डेज़ या कुछ इस तरह का प्लान। यानी कि हमने सेशन एंड पे मैंने प्लान ये किया हुआ है कि हम 10 दिन की रिवीजन क्लास करेंगे इंशाल्लाह, और 10 दिनों में पूरे लॉ को फिर से रिवाइज करेंगे। तो अब देखते हैं कि हम कितना अच्छा चल पाते हैं, देखते हैं कि ये ईदें हमें कितना डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन आपने डेली पढ़ना है एक स्केड्यूल के मुताबिक। डेली का मतलब है आपने मंडे टू फ्राइडे लाजमी पढ़ना है इंशाल्लाह। शदीद आंधी, तूफान, बारिश या 3 फुट तक पानी अगर खड़ा हुआ है, अगर कॉलेज ने मैसेज नहीं किया कि क्लास ऑफ है तो जहन में रखिएगा कि मैं शायद क्लास में पानी में खड़ा होऊंगा। मेरी 16 साल में 16 छुट्टियां नहीं है, मैं थोड़ा सा पागल तबीयत इंसान हूँ, हाँ जुनूनी लोग नहीं होते थोड़े से। तो मुझे ये है कि आप में से कोई छुट्टी करेगा एक का नुकसान होगा, मैं छुट्टी करूंगा सबका नुकसान होगा। शदीद मजबूरी हो, कोई और मामला हो तो और बात है। हाँ जो प्लान डेज हैं कि हाँ भाई इस दिन टेस्ट है, या हम कहें कि ये एक हम क्वार्टर टेस्ट करेंगे या इस तरह से करके, वो और बात है। लेकिन
कोई अनअनाउंस छुट्टी होने के चांसेस तकरीबन बहुत ही कम है। अल्लाह बुरी घड़ी से सबको बचाए। तो अगर कोई अच्छी न्यूज़ होती है या कोई फैमिली में कोई इवेंट या शादी होती है तो बंदा बहुत पहले से प्लान कर लेता है, और मेरी फैमिली वालों को पता है कि शादियों में नहीं आता। डेथ एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी हो सकती है, किसी की भी फैमिली में किसी की भी हो सकती है, वो तो खुद की भी डेथ हो सकती है। तो अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ तो वो और बात है, अदरवाइज मेरी कोशिश ये होगी कि हम जो है वो जो हमने प्लान डेज रखे हैं हम उस पर ज़रूर इकट्ठे हों और हम क्लास करें। तो तकरीबन पिछले 3-4 साल में तो मुझे बस एक छुट्टी याद आती है जो शायद की थी, एक रिलेटिव की अचानक डेथ हो गई थी। तो अगर आपने भी वो कमिटमेंट दिखा दी डेली आने वाली, तो बहुत होते हैं 5 दिन जिसमें हम सही से पढ़ रहे होते हैं। प्री रिजल्ट क्लास 3 डेज अ वीक चलती है, तो एक टाइम आएगा कि हम उनके पास से गुजरते हुए उनको बाय बाय कहते हुए आगे जा रहे होंगे, वो स्लो चल रहे होंगे। तो बस आपने ये 5 डेज साथ साथ डेली पढ़ना है। फिर आपने क्या करना है, ये इतने सेकंड बाद बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा हमारा, रिमोट आगे पीछे करेंगे, सेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी हमारे पास मार्जिन है, जब यहाँ पे ना थोड़े से सेकंड रह जाए आपने मुझे बता देना है। होमवर्क, डेली हमने पढ़ना है मंडे टू फ्राइडे। आप कहेंगे सैटरडे कहाँ गया, सैटरडे एक खास इवेंट के लिए है हमारे पास जी। अगर आपने सुना नहीं है तो मैं आपको बता दूं, टेस्ट एक बड़ी अहम चीज़ है। और अगर आपको कोई भी बंदा कभी भी रोता हुआ मिला, उसने कहा सीलो पढ़ के दिया था, याद भी था, रह गया, उसे कहना कभी ठंडे दिमाग से सोचा मसला क्या था, शर्मिंदा होके आंखें बगैर मिलाए कहेगा मैं टेस्ट नहीं देता था। सबसे बड़ा रीज़न लोग टेस्ट नहीं देते, उन्हें सब आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में टीचर सवाल क्लास में क्या कराता है, सवाल कराता है, आप सवाल कर रहे होते हैं, आप घर जाके क्या करते हैं, सवाल करते हैं। पास पेपर कैसे करते हैं, सामने पास पेपर रखा सवाल कर रहे हैं। आई गेम में क्या करते हैं, सामने क्वेश्चन पेपर रखा सवाल कर रहे हैं। थ्योरी में क्या हो रहा है, क्लास में सुनते हैं, घर जाके पढ़ते हैं, पेपर में लिखते हैं, फर्क है। तो वो लिखाई की प्रैक्टिस नहीं हुई होती। वो लिखाई की प्रैक्टिस कराने का 2 तरीके हैं, एक डेली थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस और एक वीकली प्रैक्टिस। दोनों चीज़ों पे बात करूंगा। ये होमवर्क से क्या मुराद है, घर जाके आपने सबसे पहले स्किम करना है जो उस दिन हमने पढ़ा, स्किम द बुक, जो कि रेलेवेंट पोर्शन हमने उस दिन पढ़ा। ये स्किम क्यों कह रहा हूँ, स्किम तो मलाई उतारने को कहते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि बहुत ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से क्यों पढ़ना है। क्योंकि मैंने क्लास में आपको पढ़ाया होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा लेक्चर चल रहा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ हवा में सारा कुछ समझाने के बाद मैं आपसे कहूँगा आए देखते हैं किताब में किन अल्फाज में लिखा हुआ है, मैं जाने से पहले किताब पढ़वा के आपको भेज दिया करूँगा। तो उससे एक दफ़ा मेरी मौजूदगी में आपने पढ़ लिया, बजाय इसके कि घर जाते किसी वर्ड पे अटकते कुछ और वो होता। तो जिस तरह से बच्चों को डिक्टेट किया जाता है, मैं बच्चों की तरह आपको एक दफ़ा वो पढ़ के सुना दूंगा कि इस तरह से है। जब आप घर जाके देखेंगे तो आप कहेंगे तो वही चीज़ थी जो क्लास में भी देखी थी, तो आप बहुत क्विकली उसको गो थ्रू कर लेंगे। तो शायद आपके 15 मिनट लग जाए टोटल घर जाके वही पढ़ने में जो आपने क्लास में पढ़ा है। आपने स्किम करना है। तो फिर क्या करना है, आपको होमवर्क के लिए जो डेली टाइम चाहिए ना, वो है 50 मिनट्स। जिस दिन आपको 50 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कुछ गड़बड़ की है। हमारे अंदाजे के मुताबिक 50 मिनट से ऊपर नहीं लग सकते, इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर मोबाइल नामी डिवाइस आपके आसपास थी और उस पर ऐसे ही आपने 2-3 दफ़ा क्लिक किया है, तो फिर ये 50 मिनट तो 5 घंटे तक भी चले जाएंगे। 50 मिनट में 2 काम करने हैं, बुक को स्किम करना है और फिर आपके पास टाइम बच जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक रजिस्टर जिस पे नीट एंड क्लीन करके, इस तरह से नहीं जो लिखा हुआ है, नीट एंड क्लीन करके लिख लेना है। आपको थ्योरियां बहुत बुरी तो नहीं लगती, फिर तो आपको मेरिट आ सकता है। इस दफा वाले भाई साहब से उमेश कुमार, कराची का स्टूडेंट है,
उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो मैंने कहा कि बताओ आपने फिर कैसे तैयारी की। कहता सर मेरी तो थ्योरी से जान जाती थी। मैं जब शुरू किया तो मुझे टेंशन यही थी कि थ्योरी जो है, लें जी मामला बड़ा नाजुक होता जा रहा है। आज में टीवी को लगता है कि शायद फिल्म चला के सो गए सामने वाले, तो वो आपको वार्निंग देता है कि 5 मिनट तक अगर कोई नहीं देख रहा तो इसका मतलब है सामने वाले यूज़र सो रहे हैं, तो वो फिर टीवी बंद कर देता है। तो उमेश कुमार ने एक बड़ी अजीब सी बात की। उसने कहा सर मेरी थ्योरियों से जान जाती थी, मुझे जहर लगती हैं थ्योरियाँ, मेरा दिल ही नहीं करता थ्योरी करने का। कहता जैसे ही पेपर शुरू हुआ मैंने कहा ये तो थ्योरी अब क्या होगा। तो उसने सोचा क्योंकि थ्योरी और मेरे से थ्योरियाँ नहीं होती तो मैं इसको टाइम दिया करता था ज़्यादा। जब इसको टाइम ज़्यादा दिया तो मज़ा आना शुरू हो गया। जब मज़ा आया तो फिर इसके सवाल करता था, इसको देखता था, इसको याद करता था। तो मुझे इस सब्जेक्ट से इतना डर लगता था कि इसमें मेरिट आ गया। इसका रिवर्स जुमला भी थोड़ी पहले हमने बोला है, इतना आसान है कि फेल हो जाता है और इतना डर लगता है कि मेरिट आ जाता है। तो एक वो है जो आसान बना के फेल कर देता है और एक वो है जो मुश्किल बना के मेरिट भी ले लेता है। तो बड़ा मज़े की स्टोरी लगी उसकी, क्योंकि उसका फियर था। उसने कहा सर थ्योरियों से तो मैं एलर्जिक हूँ, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँगा थ्योरी करते करते, डर लगता है बहुत ज़्यादा। और इतना डर लगता था कि मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। जब अच्छे तरीके से तैयार किया, सवाल किए, प्रैक्टिस की, तो समझ आया कि ये तो बड़े आराम से हो सकता है। तो अपने फियर को ख़त्म करना होता है। तो वो वाला फियर आपने भी कोशिश करनी है। ये रजिस्टर नीट एंड क्लीन करने से होगा क्या, आपको एक आदत पड़ जाएगी लिखने की, जो बाय द वे नहीं पढ़नी थ्योरी के अंदर। आपने बुक शॉप से जाके कहना है कि जी मुझे 100-125 सफ़े का एक रजिस्टर दे दें, मासूम सा क्यूट सा। और आपने उस दिन मैंने 1 सफ़ा 2 सफ़ा जितना पढ़ा है आपने घर उसको सामने रखना है और अपने रजिस्टर पे नीट करके लिख लेना है। ज़्यादातर 50 मिनट इंक्लूसिव ऑफ राइटिंग टाइम से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। कुछ दिन हो सकता है कि हमने ज़्यादा पढ़ लिया हो और आपको घर जाके पढ़ते हुए थोड़ा सा टाइम लगे, तो शायद आप ये 50 मिनट से ऊपर चले जाएं किसी कन्फ्यूजन की वजह से। अदरवाइज 50 मिनट इज़ द एवरेज और इतने में आपका टाइम काम हो जाना चाहिए। ये रजिस्टर में नीट एंड क्लीन लिखने के क्या क्या फ़वायद है, थोड़ा रफ अंदाज़ा। जब आप पढ़ते हैं ना तो आप गैर जिम्मेदारी से पढ़ते हैं। मैं सीन याद कराता हूँ, आपने किताब सामने रखी हुई है, फेसबुक पे वो वाली नोटिफिकेशन के नीचे वो जो कमेंट था उसके नीचे वो लाइक क्यों किया था किसी ने, वो मुझे छेड़ना चाह रहा होगा, ठीक है। सामने किताब है, अब दिमाग वहाँ चल रहा है, सामने किताब है, यार वो ऐड तो इतने चले थे, मनी बैक गारंटी, मूवी तो थकी हुई निकली। अब जनाब फिर किताब सामने है, तो किताब सामने है तो दिमाग तो फौरन से भाग जाता है। वो कहता है आंखों को, कहता है तुम पढ़ो मैं जा रहा हूँ किसी और शहर पे। अगर आपको मैं कहूँ कि इस किताब को लिखो तो क्या होगा, आपका दिमाग इंतहाई जिम्मेदारी से सामने लिखी हुई चीज़ को पढ़ेगा, आपके लब उसे दोहराएंगे, आपकी आंखें उसे ध्यान से देखेंगी, आप अपने हाथ से वही जुमला लिखते हुए एक दफ़ा दोबारा पलट के उसे देखेंगे और बहुत ही जिम्मेदारी से इसे लिखेंगे। इस दौरान मनी बैक गारंटी क्यों फ्लॉप हुई वो आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक फ्रेमवर्क को फॉलो किया, आपने एक चीज़ को देख के हू बहू लिखा है। जब आप एक चीज़ को देख के हू बहू लिखेंगे तो मसला नहीं होगा। तो हुआ क्या है, इससे ज़्यादा ईमानदारी से बंदा नहीं पढ़ता जब उसे लिख रहा होता है। तो जब लिख रहे होंगे तो पढ़ेंगे भी ध्यान से, आंखें भी देखेंगी, दिमाग भी देखेगा। रजिस्टर लिखने के बाद आपको अजीब सी हैरत होगी, आपको आधा सफ़ा जो आपने लिखा हुआ है याद हुआ वो होगा, आपने इतनी जिम्मेदारी से पढ़ा होगा। रीज़न नंबर 1, जिम्मेदारी ऐड हो जाती है, रिटेंशन बेहतर हो जाती है। नंबर 2, हम अपने इर्द गिर्द इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स देखते हैं, जो किताब उठा के देखो वही कंप्यूटराइज लैंग्वेज में, हर तरफ ये चीज़ नज़र आती है, अपने हाथ की लिखाई का इमेज डिफरेंट होता है। तो अगर आप मेरी किताब से रट्टा मार रहे होंगे तो जब दोबारा देखेंगे आपको लगेगा कि ये तो नई चीज़ है, और आप अपने लिखे हुए रजिस्टर से रट्टा मार रहे होंगे तो उसका इमेज ही और होगा। आपको पेपर में ये तक याद आएगा कि लेफ्ट साइड पे ऊपर से पेज मुड़ा हुआ था और इस साइड पे इंक फैली हुई थी। इतना इमेज होता है। अगर बचपन में कभी लिखा है ना आपने किसी जगह, तो वो लोग जिनसे लॉ रट्टा नहीं लगता, वो लोग जिनको परेशानी है, शुक्र की बात यह है कि सिलेबस छोटा है, 70 पेजेस का टोटल सिलेबस है।
जितने हमारे पास दिन है तकरीबन उतने ही पेजेस है, तो कोई बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है, ना वीकली टारगेट मुश्किल है ना डेली टारगेट मुश्किल है। बस मुश्किल ये है कि साथ साथ चलना ज़रूरी है। मुश्किल ये है कि मेरी अजीब सी ख्वाहिश है कि सैटरडे को टेस्ट दिया जाए। आपने टेस्ट दे दे के तंग आके पेपर पास कर लेना है, वही उमेश की तरह करें कि इतना अवजार हो जाए उससे कि उसे एक दफ़ा उठा के साइड भी फेंक दें तैयारी करके। तो रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन लिखने से एक तो पढ़ा ध्यान से, रिटेन अच्छा हुआ, जो अपने रजिस्टर से याद करेंगे जल्दी याद होगा, देर तक रहेगा। वरना जो किताब से याद करते हैं तो वो याद होने में टाइम लगता है और भूलता जल्दी है। अपनी हैंड राइटिंग याद जल्दी होती है, भूलती देर से। तो फिर क्या होगा कि आपको दो किताबें मिल रही होंगी हमारी तरफ से, एक मेरी किताब मिल रही होगी, एक पास पेपर मिल रहे होंगे। हमने अपनी किताब सोची ये थी कि नोट्स का पोर्शन हम प्रिंट करवाएं और पास पेपर की एक दूसरी किताब मौजूद थी। पब्लिशर भाई का मानना ये था कि नहीं इसमें पास पेपर्स भी होने चाहिए। हमने कहा दूसरी किताब में, उन्होंने कहा नहीं जी इसमें भी होने चाहिए। तो डुप्लीकेशन हो गई है, हमारी किताब में भी पास पेपर डले हुए हैं और पास पेपर की एक अलग से भी किताब है जिसमें आई कैप के 2009 से लेकर अब तक सारे पास पेपर इकट्ठे किए, उनके सोल्यूशन इकट्ठे किए, उनके एग्जामिनर कमेंट जो एग्जामिनर ने चेक करने के बाद अपने गमों गुस्से का इजहार किया कि इतने बच्चों ने गलती की थी, इतने वो उसमें दिए, और मार्किंग स्कीम वहाँ पे दी है कि क्या लिखने के कितने नंबर थे। तो हमारे पास एक पास पेपर की किताब है और मेरी किताब है जिसमें नोट्स के अलावा पास पेपर्स हैं और पास पेपर में वही डुप्लीकेशन है। तो अगर मेरी किताब आपने एक दफ़ा रजिस्टर पर नीट एंड क्लीन करके लिख ली तो आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, अपना रजिस्टर रट्टा मारने के लिए और पास पेपर की जो अलग किताब है वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम उसके पास पेपर्स को, अगर क्लास में हमारे उस वीक के टाइम में गुंजाइश हुई तो हम क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। टाइम में गुंजाइश नहीं हुई तो बजाय इसके कि हम आगे वो करें और अपने सिलेबस को ख़राब करें, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पोर्टल पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको उस चैप्टर की जो पास पेपर की डिस्कशन है वो मिल जाएगी, ताकि आप अपने सैटरडे के टेस्ट से पहले फ्राइडे की रात उसको, यानी हर फ्राइडे को जो भी रेलिवेंट चैप्टर का टेस्ट होना उसकी पास पेपर की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, ताकि आप लोगों को टेस्ट से पहले ये परेशानी ना हो कि जी वो मैंने एक दो सवाल देखे थे वो मुश्किल थे, पता नहीं उसको किस तरह से आंसर करना था। तो वो साथ साथ आपके लिए इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, वही बात, वीकली टेस्ट। हर सैटरडे सेशन में आपके रेगुलर जितने वीक्स हैं उतने वीकली टेस्ट हैं, तकरीबन 13 वीकली टेस्ट हैं। फिर एक तकरीबन 1/3 ऑफ द सिलेबस टाइप का, यानी कि हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 9, 11, 12 और एक चैप्टर और। तकरीबन जब 6 से 7 चैप्टर हम कर चुके होंगे तो फिर हम उस वक्त एक मिड टर्म टाइप की चीज़ करेंगे। और ये आज से 4 हफ्ते की बात हो रही है, आज से 4 हफ्ते बाद हम एक बड़ा टेस्ट लेंगे जो कि 50 से 100 नंबर, डिपेंडिंग अपॉन उस टाइम पे आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये करेंगे। फिर 4 हफ्ते गुजारेंगे, फिर इसी तरह का एक टेस्ट करेंगे। आज से 4 हफ्ते बाद जो है वो आपको एक वीक ऐसा होगा जिसमें पढ़ाई नहीं हो रही होगी और आप उसको पीछे अपने गैप्स को कवर करते करते वहाँ तक पहुँचेंगे, पेपर दे दिया। फिर उसके बाद जाएंगे तो उस दफ़ा वीक नहीं मिलेगा, फिर 3 दिन मिलेंगे, यानी कि हम उस वीक में 3 दिन क्लास करेंगे और 3 दिन क्लास नहीं करेंगे। तो उन 3 दिनों में आप तैयारी कर रहे होंगे और फिर वो वाला मज़ीद एक मिड देंगे, वो भी 50 से 100 के दरमियान। और फिर सेशन एंड पे आई कैप के पेपर से ठीक 2 हफ्ते पहले, आफ्टर योर रिवीजन क्लासेस, हम एक मॉक करेंगे जो कि फुल पेपर का होगा। तो आप इतने टेस्ट देंगे कि आप आवाज़ार हो जाएंगे। इस दौरान मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो हमारी रिवीजन क्लासेस 10 दिन की होंगी उनके साथ भी 10 टेस्ट होंगे। आप टेस्ट देने वाले बने, हम पागल हैं चेकिंग के लिए, जज्बाती हैं, हमें बहुत मज़ा आता है टेस्ट लेके। हमारा दिल करता है कोई आके टेस्ट दे और दे के पास हो जाए। तो हमारी तरफ से आपको कमी नज़र नहीं आएगी। अगर अपनी तरफ से कमी नज़र आए तो फिर अगली दफ़ा ये नहीं पूछना कि सर मेरा पेपर रह क्यों जाता है। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न।
जो लोग असेसमेंट नहीं करते, साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करते, अकाउंटिंग में ना क्लास के साथ हो जाती है, थ्योरी के अंदर आपको एक मौका मिलना चाहिए। तो आपको वीकली अननोन सवाल सामने आए, आपने उनको अटेम्प्ट किया, आपको सवाल करने की आदत हो गई, सवाल करने का एक पैटर्न समझ आ गया, डन। तो आखिरी काम क्या करना है, यहाँ लिखा है टिप्स एंड टेक्निक्स, तो आखिरी काम है फोकस। ये 50 मिनट तभी 50 मिनट होंगे जब आप पृथ्वी डायमेंशन में होंगे, अर्थ डायमेंशन में होंगे, फिजिकल डायमेंशन में होंगे। अगर आप फेसबुक डायमेंशन में चले गए तो वहां टाइम बहुत तेजी से गुजरता है। हमारी दुनिया में ना वक्त बहुत स्लो चलता है, और किताब उठा लें तो बहुत ही स्लो चलता है। आप लोगों को लगता है टाइम स्लो गुजरता है, मैं मानता हूं कि टाइम में बरकत आ जाती है जब आपको अच्छा काम करने लगते हैं। तो ये 50 मिनट अगर आपने वाकई पढ़ाई को दे दी है ना, आप उसके बाद आपका दिमाग धुआं निकल रहा होगा, अगर ये 50 मिनट फोकस वाले 50 मिनट है। सीए किसी भी लेवल पे हो, दिन में 3 से 4 घंटे अगर आपने फोकस के साथ दिए हैं तो ये मैक्सिमम टाइम है जो आपको पढ़ना चाहिए किसी भी दिन अदर देन क्लासेस। आप कहेंगे सर मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ। फेसबुक के कंबाइंड टाइम को माइनस करने के बाद कितने घंटे पढ़ते हैं? क्या 3 से 4 घंटे अदर देन क्लास हर दिन जेन्युइनली दिए जाते हैं? सिर्फ इतना भी बहुत है। एम लोगों ने मिथ बनाई हुई है कि 10 घंटे पढ़ेंगे तो पास होगा, और 11 घंटे तक पढ़ते हैं और कहते हैं पास नहीं हो रहा, क्योंकि 9 घंटे तक तो फेसबुक यूज कर रहे थे। और दुख की बात है कि फेसबुक भी मजे से यूज नहीं करते, उधर बैठे होते तो टेंशन होती है पृथ्वी डायमेंशन में क्या चल रहा होगा, और पृथ्वी पे मौजूद होते हैं तो टेंशन होती है कि फेसबुक डायमेंशन में क्या चल रहा होगा, मेटावर्स में क्या चल रहा होगा। तो दीन भी तबाह, दुनिया भी तबाह। आप तसल्ली से रेलेवेंट टाइम में डायमेंशन में जाएं, आतंक मचाएं, अय्याशी करें, वापस आए, लेकिन वापस आ जाएं। नहीं होता आप दूसरी डायमेंशन में, वो मतलब इंसेप्शन में ख्वाब में गए, उस ख्वाब से अगले ख्वाब में चले गए, किसी ख्वाब में फंस गए ना तो खत्म हो जाएगी गेम। सोशल मीडिया बहुत मजे की चीज है, आपको एक आर्टिफिशियल जगह प्रोवाइड करता है, आपको एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी देता है। आप वहाँ जाके अपनी जो एहसास कमतरी उसे ख़त्म कर सकते हैं, आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं, आप अपना नाम बदल सकते हैं, आप अपनी शख्सियत के खूबसूरत पहलू वहाँ पे लेके आ सकते हैं। आप एक बड़ी प्यारी सी प्रोफाइल पिक्चर पे 15-16 तरह के फ़िल्टर लगा के, बड़ी मज़े की स्टोरीज़ दे के अपनी शख्सियत डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं उसमें। लेकिन असल में आप वही शख्स हैं, आपका वही रंग है जो असल दुनिया में रंग है, आपके उतने ही पेपर फेल है, आप वहीं पे ही रोके हुए हैं। उधर जाके आप अपने नाम के साथ सीए लिख दें, एफसीए लिख दें, ठीक है, लेकिन वापस इधर आए, असल जिंदगी में आपके पेपर पास नहीं हुए हुए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों दुनिया के दरमियान जो है ना वो कनेक्शन रखें फोकस का। उधर जाएं, खुल के एंजॉय करें, इधरों खुल के पढ़ें। इसका सबसे आसान हल एक ऐसा जिससे आपको बहुत फायदा है। आपको पता है, ये अक्सर लोग कहते हैं जी मोबाइल आजकल के बड़े हल्के आ रहे हैं, इनकी लाइफ बड़ी थोड़ी सी है। अक्सर लोग कहते हैं बैटरियां बड़ी जल्दी खत्म होना शुरू हो जाती हैं। अगर एक मोबाइल को दिन में कुछ देर के लिए ऑफ कर दिया जाए तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, और अगर एक बैटरी को ऑफ करके चार्ज किया जाए तो वो बहुत देर तक चलती है, तकरीबन 3 गुना ज़्यादा टाइम चलती है। इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, मोबाइल ऑफ करना। यही हमारा सबसे फेवरेट डायमेंशन है। आप दिन में जो 3 से 4 घंटे आपने पढ़ने के लिए सोचे हुए ना, उनसे 3 से 4 घंटे में मोबाइल को ऑफ करना है, ऑफ करके इसको चार्जिंग पे लगा देना है और फिर पढ़ने आ जाना है। और इतनी दूर रखना है कि आपसे आसानी से वहां तक उठा ना जाए, उसके करीब इतना फासला हो कि आपको दिक्कत करनी पड़े। फिर ये 3-4 घंटे जो है ना, आपने जो मैं कह रहा हूँ कि 3 से 4 घंटे आपने पढ़ना है, यकीन माने आप 2 घंटे में सब पढ़ के कहेंगे कि अब सब हो गया, अब उठा लेता हूँ मोबाइल। अगर यही अट्रैक्शन है तो बहुत अच्छी बात है। टारगेट सेट कर लें कि जिस वक्त मेरे आज के सारे होमवर्क पूरे हो गए मैं मोबाइल उठा लूंगा। ये 3 से 4 घंटे, 3 घंटे को भी नहीं टच कर पाएंगे आप, इतनी बड़ी मोटिवेशन है। तो जब आप पढ़ने लगे तो आप उस डायमेंशन में थे, और जब पढ़ चुके हैं तो फिर टेंशन नहीं लेनी। फेसबुक पे बैठे होते हैं तो पढ़ाई की टेंशन होती है, और पढ़ाई कर रहे होते हैं तो फेसबुक की टेंशन होती है।
तो फेसबुक, सोशल मीडिया, स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या, आप लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं, ट्विटर पे भी होते होंगे शायद। तो ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कह रहा कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करें, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी नहीं करना वो, तो बेशक डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके वक्त पे इस्तेमाल करें। 10 घंटे दोनों चीज़ों को साथ चलाने से बेहतर है 7 घंटे सोशल मीडिया को दे दें और 3 घंटे पढ़ाई को दे दें। ये 3 घंटे भी बहुत है बेचारी के लिए। और जब वो 7 घंटे होंगे तो वो शिर्क फ्री होंगे, उसमें वो पढ़ाई की शराकत नहीं होगी, दिमाग में ये बोझ नहीं होगा कि मैंने तो टेस्ट तैयार नहीं किया हुआ। तो फिर उधर का भी मजा आएगा, यकीन माने। मैं अगर सारा दिन यहाँ पे क्लासें पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी बाकी एक्टिविटी से दूर हूँ, लेकिन जब मैं उन एक्टिविटीज में हूँ तो फिर मैं क्लास में दिमाग में क्लासेस नहीं लेके आऊँगा, मैं एंजॉय करूँगा उस वक्त। और अगर आप ये समझें कि ये सर बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, ये हम कैसे करें, हमारे तो हाथ से मोबाइल थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाए तो परेशानी हो जाती है। लेक्चर के दौरान 3 से 4 लोगों ने अपनी नोटिफिकेशंस चेक की हैं। अब मेरी बेचारगी देखें, मैं उनको टोक भी नहीं सकता, यार क्या कर रहे हो, पढ़ा रहा हूँ मैं। इतने बेबस हैं हम, ट्यूशन सेंटर से कुछ नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते, हमने नहीं दाखिले भेजने। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा टेस्ट फेल हो गया तो बच्चे के चक्कर लगवा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस के बार बार कि हाँ जी अब जो है ना ये कम से कम 10 टेस्ट देगा तो इसको दाखिला भेजेंगे। तो हम ट्यूशन सेंटर है तो हम ज़्यादा नहीं रेगुलेट कर सकते, लेकिन यकीन माने उसके बगैर ज़िंदगी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। और अगर आपको लग रहा है कि आप इतने मशहूर हैं या आपके इतने कनेक्शंस हैं कि आपके लिए थोड़ी भी देर सोशल मीडिया से दूर होना मुश्किल है, तो शायद इस क्लास में सबसे मशहूर मैं ही हूँ। शायद सबसे ज़्यादा फेसबुक के फ्रेंड भी मेरे होंगे। 4.5-5 साल पहले 5000 की लिमिट ख़त्म हो गई थी, 5000 मैक्सिमम फ्रेंड है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते। उसके बाद लोग फॉलो पे चले जाते हैं, तो 17,500 से ऊपर शायद फॉलो पे गए हुए हैं। हमारी फील्ड जिसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, उस फील्ड की बात हो रही है। तो असूलन मुझे तो हर वक्त फेसबुक पे होना चाहिए। मेरा मोबाइल का है, वो नीचे पड़ा हुआ है, 7 घंटे पहले यहाँ रखा था, एक दफ़ा टाइम देखने के लिए देखा उसे। तो मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। मुझे आपसे कहीं ज़्यादा दफ़ा टैग किया जाता है, मुझे दिन में औसतन 50+ टाइम टैग किया जाता है। कुछ जगह चला जाता हूँ, कुछ जगह नहीं जा पाता, लेकिन वो दुनिया समझ चुकी है मुझे, उन्हें पता है कि ये अजीब आदमी है, यहाँ अपने टाइम पे आता है और अपने टाइम पे वापस चला जाता है, और दे आर वेरी ओके विद इट। मेरे रिश्तेदारों को पता है कि इसको व्हाट्सएप पे जितना मर्जी फॉरवर्ड मैसेज भेजो देखेगा ही नहीं, तो उन्हें समझ आ गई कि ज़रूरी बात करनी है, उसको कॉल करेंगे, दिन में कॉल नहीं उठा सका, रात में देख के हमें कॉल बैक कर लेगा, बस इतना सा मसला है। सिर्फ एक दफ़ा आपने अपनी प्रेफरेंस सेट करनी है कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, तो ये बहुत ज़रूरी है। पता है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिगनर लेवल से लेके एंड तक के लोगों को देख रहा हूँ। मैं पिछले 16 साल से लोगों को देखता आ रहा हूँ, हर अगले सेशन में कैलिबर नीचे होता जा रहा है स्टूडेंट्स का, हर अगले सेशन में सोशल मीडिया का यूज़ ऊपर होता जा रहा है, हर अगले सेशन में बच्चे बदतमीज़ ज़्यादा होते जा रहे हैं, उखड़े हुए ज़्यादा हैं, फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा हैं, खुदकुशियों की ज़्यादा बातें करते हैं, अजीबोगरीब बातें ज़्यादा करते हैं, मायूसी की ज़्यादा बातें करते हैं, आई कैप को गालियाँ ज़्यादा देते हैं, टीचर्स को गालियाँ बहुत ज़्यादा देना शुरू हो गए अनफॉर्चुनेटली, थैंक्स टू सोशल मीडिया। कैलिबर गिरता जा रहा है आप लोगों का, ऐसे मत करें। मज़े की बात है कि आपके पास गोल्डन चांस है। मेरे ज़माने में तो सारे मेहनत कर रहे होते थे, आपके ज़माने में सारे सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। आप थोड़ी सी देर के लिए साइड पे हो जाएं, आप ब्रांडेड हो जाएंगे, आप जल्दी जल्दी पेपर पास कर लेंगे। तो कोशिश करें, ये जो फोकस वाला काम है ना, ये ज़रूर करें। हो सके तो आप ये रजिस्टर लिखने वाला काम घर जाने से पहले कर सकते हैं। यहाँ से फारिग हुए, मगरिब पढ़ी, अगेन मगरिब का टाइम हमारी क्लास के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा, समहाउ हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स तंग नहीं करेगा। और उसमें यही है कि आप क्लास के बाद मगरिब अदा कर पा रहे होंगे आराम से, और उसके बाद यहीं पे ही जो स्टडी रूम है या कुछ और, आप यहीं पे बैठ के अपना लिखने वाला काम करें, ताकि घर जाएं तो आपको ये वाली टेंशन ही ना हो कि मैंने सी का कुछ करना है। या इधर वे ये हो सकता है कि अगर आप दोपहर में फ्री हो गए अपनी किसी क्लास से और इस क्लास से पहले आपका गैप है, तो आप उस वक्त आ गए स्टडी रूम में बैठ गए, इस क्लास से पहले पहले पिछला दिन कवर कर लिया। हर अगले दिन पिछले दिन का एक रिकैप होगा,
पहले मैं पिछले दिन जो हमने पढ़ाया था वो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या पढ़ा था, उस पर रिकैप दूंगा। फिर आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको घर जाके क्या डिफिकल्टीज आई, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। औसतन हम किसी भी दिन 30 से 40 मिनट पढ़ रहे हुआ करेंगे, लेकिन इतना भी आपने बस डेली साथ साथ लेके चलना है। क्या आप डेली साथ साथ पढ़ेंगे? वो जोश जो रिजल्ट वाले दिन या पीआरसी के रिजल्ट वाले दिन था, क्या आप उस पर कायम है? ठीक है। तो और वो जो आप लोगों ने सोचा था कि बस अब रिजल्ट अगर आ गया और मैं ग्रुप बी में चला गया तो मैं आग लगा दूंगा, अब आप ग्रुप बी में आ गए हैं, वो लाइटर महफूज है ना, आग लगानी है अब। ठीक है। तो टेस्टों में आपकी पार्टिसिपेशन नजर आनी चाहिए। होता क्या है, इस तरह के टाइम पे ना हमें एक छोटी क्लास मिल जाती है, तो जब इतने से बच्चे सामने बैठे हो ना, तो याद भी, चेहरे भी याद हो जाते हैं। तो फिर हो सकता है किसी बच्चे को किसी दिन देख के मैं कहूँ भाई आप कल क्यों नहीं आए थे, तो ये तो परेशानी वाली बात है अगर मुझे आप लोग याद होना शुरू हो गए। तो कोशिश करें रेगुलरली आते रहें, बड़ी मुनासिब साइज की क्लास है। मैं काफ़ी अरसे बाद फिजिकली कंपनी लॉ का पोस्ट रिजल्ट दे पा रहा हूँ, बहुत मसरूफ था अपनी रूटीन में सारी चीज़ें। इस दफ़ा अगले सेशन के लिए सीए फाइनल की क्लासेस ड्रॉप की हैं, इंतज़ामिया में हूँ, तो मैंने काफ़ी अरसे बाद, चूँकि कॉलेज को तो जब मौका मिलता था वो बिज़नेस लॉ पे बिज़नेस लॉ, प्री पोस्ट 4-5, उन्हें अगर मुझे मौका मिले मैं 10 कहूँ मेरे पास लेक्चर्स हैं तो वो 10 के 10 बिज़नेस लॉ पे कर दें। वहाँ नोटू है ना, वहाँ बिगनर ज़रा ज़्यादा वॉल्यूम है, सी लॉ ग्रुप बी है, ऑडिट ग्रुप बी है, तो इन पेपर्स पे कॉलेजेस नॉर्मली फोकस नहीं करते। तो मैं बड़े अरसे बाद सी लॉ का प्रॉपर पोस्ट रिजल्ट बैच दे रहा हूँ, डेडिकेटेड, वरना चलती हुई क्लास में बच्चे एडजस्ट हो जाते थे। तो इमीडिएटली पहले जो मैंने इससे पहले कंपनी लॉ का लास्ट पोस्ट रिजल्ट पढ़ाया था उसमें कोई बच्चा फेल नहीं हुआ था, और ये काफ़ी पुरानी बात है, सी लॉ बीच में ये टूटा है, फिर इससे पहले ये जुड़ गया हुआ था, बिजनेस लॉ के साथ जुड़ गया था। तो उससे पहले भी और 2-3 अटेम्प्ट पीछे भी सी लॉ में इस क्लास साइज के साथ जो है, मेरा नहीं ख्याल कि एक भी बच्चे का फेल होना बनता है। तो मुझे तो 95% रिजल्ट भी बुरा लगेगा इस क्लास का। अगर आप डे के इस टाइम पे इजी होके तसल्ली से मेरे साथ चल रहे हैं, खुल के सवाल पूछ रहे हैं, इतने स्टूडेंट है, हर बच्चे को 5-5 सवाल करने का मौका मिल जाएगा, वरना एक क्लास में 250 बच्चों में बंदा बैठ के यही सोच रहा होता है कि मेरी बारी तो 90 दिन तक भी नहीं आनी। तो एक मौका मिल रहा है, मज़े का क्लासरूम है, इसमें ज़रा करीब करीब वाली फीलिंग आती है, थोड़ा सा ऑडिटोरियम पैटर्न पे बना हुआ है, तो आप सबको मैं नज़र भी आ रहा हूँ, वरना तो वो एक दूसरे के पीछे पीछे झांक के और वो करके। तो मैं भी थोड़ा सा हाइट पे हूँ, कमरा भी थोड़ा सा एलिवेटेड है, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है। सिर्फ पढ़ाई, अन्नेवा पढ़ाई, खुली डुल्ली पढ़ाई। बल्कि सिचुएशन को देख के मैं उन्हें कहता हूँ कि बंद कर दें एडमिशन ऐसी किसी डिस्ट्रैक्शन का, ताकि ये एक प्योर जो है वो लॉन्डों वाली क्लास हो, लड़के लपाड़े शाम का वक्त तसल्ली से खुल के पढ़े, टॉपिक खत्म ना हो 1.5 घंटे तक पढ़ते रहे, ना खत्म हो 2.5 घंटे तक पढ़ते रहे। आप कहें सर 15 एग्जाम्पल दें, मैं 15 एग्जाम्पल दे दूँ। पता नहीं अवाम के चेहरे पे ना अचानक से घबराहट दौड़ गई, वो सोच रहे पता नहीं ये लोग कितना रिफंड करते होंगे जो हमने एडमिशन कराया हुआ उसका। तो बस ख्वाहिश यही है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे आप लोग, जब आपको एक भरपूर मौका मिला है साथ लेके चलने का, और जेन्युइनली स्पीकिंग जो लास्ट क्लास ऑफ द डे होती है, जब मेरी मोटिवेशन ये होती है कि इसके बाद क्लास कोई नहीं है, बस इसके बाद कंप्यूटर पर बैठना है और ईजी, तो उसमें एनर्जी भरपूर होती है। बस वो एनर्जी आपकी तरफ से भी आ गई ना, तो बस फिर मिल के आग लगाएंगे। तो अल्लाह करे ये आग जो है वो दोनों तरफ से लगे। तो सेशन का मैंने आपको बता दिया कि 2 दफ़ा मिड टर्म टाइप का ज़रा बड़ा टेस्ट होगा, एक फाइनल मॉक होगा, और वीकली हम लोग इंशाल्लाह टेस्ट कर रहे होंगे। तो 13 वीक्स का हमारा मोस्ट प्रॉब्ली टारगेट है इंशाल्लाह। ये 13 वीक्स विद रिवीजन बता रहा हूँ। हम सिलेबस 2 दफ़ा ख़त्म करेंगे, 55 दिनों में और फिर 10 दिनों में। बस आपने साथ देना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, मिलते हैं।